उसके लिए हमें मिश्रित टेक्निक मतलब सबको मिला करके लगाना है। और ज्यादातर तो हम वैसे P2 का भाग ही कुंडली पे लगा पाते हैं, और P2 में बहुत कुछ है, B1 में बहुत कुछ है, जजमेंट ऑफ भाव वाला जो पार्ट है वो लगाते हैं। लेकिन हम अगर कोशिश करें कि उसमें अष्टक वर्ग भी लगाएं, जरूरत पड़ने पर उसमें GMD भी लगाएं, तो हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारी कुछ फाइल्स हैं, मैंने बताया था कि एक है हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा का निर्धारण। तो हमें सबसे पहले इस पे काम करना है, शिक्षा का निर्धारण। दूसरा हमारा है संतान, संतान के ऊपर कि संतान होगी नहीं होगी, विलंब से होगी। जयलक्ष्मी जी, आप संतान पे करेंगी? नहीं कौन गुरु जी, करेगा? मैं विवाह पे, मैं विवाह पे, आपका विवाह है, विवाह पे। अच्छा अच्छा। दोनों ही विवाह पे करूंगी, उसमें भी विवाह में लाऊंगा और इसमें भी विवाह। हाँ हाँ, डिले मैरिज, अर्ली मैरिज। हाँ, संतान के साथ संतान में संतान है, और फिर कोबोर्न में भी है, मतलब एक साथ जो जुड़वा संतान वगैरह है इसके ऊपर, और संतान होना ना होना, ये पूरा एक फाइल बनेगा, पूरा चैप्टर है। इसके साथ विवाह है, डिले मैरिज है, ऋण रोग शत्रु है, लॉन है, फंड्स है, एक्सीडेंट है, विवाद मुकदमे है। और फिर आपका छठा आठवां भाव हेल्थ है, इसकी एक फाइल है। इसके साथ हमारा नवा भाव है विदेश यात्रा है, जिसमें नवा बारहवां आठवां सारे भाव जुड़ जाएंगे। फिर हमारा वृत्ति रोजगार है, 10वां भाव है, जिस पर हमको कि व्यक्ति व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, किस प्रकार से वो कर सकता है, क्या क्या उसके कंटेंट से कैसे देखना चाहिए, हमें प्रयास करेंगे। और विदेश, तो ऐसे करके हमारी ये 7 फाइलें हैं। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो शिक्षा के निर्धारण पर कर रहे हैं कि शिक्षा का निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के निर्धारण के लिए हम वहीं से चलेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए कुंडली को नोट करना चाहिए कि जो कुंडली हमें दी गई है उस कुंडली में उसके अंशों को नोट करिए, और उसके आधार पर उसकी D1 D9 कुंडली बनाइए। और D9 कुंडली बनाने के बाद आपको कौन सी कुंडली और चाहिए, देखिए कि इसमें हमें कौन सी कुंडलियों की आवश्यकता पड़ेगी शिक्षा के निर्धारण में। आप बता सकते हैं कौन कौन सी कुंडली लगती है, और D1 D9 के अलावा कौन सी कुंडली है जो जरूर शिक्षा के निर्धारण में चाहिए? एक वर्ग और कुंडली है, वर्ग कुंडली D24। 24। हाँ, चतुर्विंशांश कुंडली। यानी कि हम जब शिक्षा का निर्धारण करते हैं तो हमारे पास जो षोडश वर्ग चार्टों में चतुर्विंशांश कुंडली का भी इसमें हम प्रयोग करेंगे। इसको भी हम देखेंगे, इसके अंदर भी चतुर्थेश पंचमेश आदि की स्थिति को कैसे देखना है ये देखेंगे। इसके साथ साथ दशाओं का ध्यान रखेंगे कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा ये हमारे पास है कि नहीं। और जेमनी के कारक, इनको भी स्पष्ट करके रखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, ग्रह, राशि, अंश और नक्षत्र, नक्षत्र पदा, नक्षत्र कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, लग्न कौन से नक्षत्र में है, और कौन से चरण में है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम कुंडली देख रहे हैं तो उसमें एक कॉलम हो गया हमारा ग्रह स्पष्ट भोगांश नक्षत्र और नक्षत्र पदा। और फिर हो गया कि ग्रह की जन्म कुंडली में स्थिति, जैसे मान लो कोई ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य चौथे भाव में है, चंद्रमा दशम में है, तो जो चार्ट बनाएंगे हम उसमें वहां पर इंडिकेट कर देंगे चतुर्थ भाव 10th हाउस, तो एक चार्ट से पता चल जाएगा। D9 की स्थिति के D9 में सूर्य मान लो कौन से भाव में है, 4th में, चंद्रमा 2nd में, तो वहां पर लिख लेंगे चतुर्विंशांश में कौन कहाँ पर है। इसके बाद लास्ट कॉलम हमारा होगा जेमनी के कारक, कि आत्मकारक आत्मकारक अमात्य कारक कौन कहाँ है, इसकी पोजीशन जानेंगे। ठीक है, इसके बाद देखना क्या है, कुंडली जानने के लिए, जब शिक्षा के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कुंडली में संभावित शिक्षा का स्तर क्या होगा, यानी वो पढ़ेगा कि नहीं। सबसे पहली बात, पढ़ेगा तो वो प्राइमरी तक पढ़ेगा, मिडिल तक पढ़ेगा, हाई स्कूल जाएगा, हायर सेकेंडरी जाएगा, या हायर एजुकेशन जाएगा, विदेश शिक्षा तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, या पहले वो मिडिल तक बहुत अच्छा पढ़ेगा लेकिन मिडिल के बाद वो हायर सेकेंडरी मतलब कॉलेज पर वो कमजोर हो जाएगा, कॉलेज के बाद फिर से वो अप कर सकता है।
तो दूसरा पार्ट हो गया शिक्षा प्राप्ति में रुकावट या भंग और उसका पुनः जारी होना। यानी पहला, कुंडली में संभावित शिक्षा स्तर, कुंडली का संभावित शिक्षा स्तर क्या है, क्या संभावना बन रही है कि इसकी शिक्षा को लेकर, वो भी हम भाव की चर्चा करने वाले, आप इस भाव आवेश कारक के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे में पॉइंट में शिक्षा प्राप्ति में रुकावट भंग और फिर उसके बाद पूरे जारी होना। तीसरा पॉइंट एक और होता है, कई बार क्या होता है, आदमी शिक्षा के साथ साथ धनार्जन भी करने लगता है, कमाई भी करने लगता है, तो शिक्षा भंग हो गई, मतलब शिक्षा रुक गई और वो किसी काम धंधे में लग गया, व्यापार में लग गया, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ऐसी आ गई कि उसको काम करना बहुत जरूरी पड़ गया और उसने अपनी शिक्षा वहां ब्रेक हो गई। शादी के कारण शिक्षा का रुक जाना, या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का रुक जाना, या शिक्षा भी चल रही है और उसने अपना कर्म क्षेत्र भी चुन लिया, कुछ काम भी करने लगा। तो आजकल ऐसा बहुत है कि वो शिक्षा के साथ साथ काम भी करने लगते हैं, लेकिन कई बार उसके कारण शिक्षा इफेक्टिव हो जाती है उसकी। 4 नंबर, शिक्षा के स्वरूप की गहन जांच, कि वो किस तरफ जा सकता है, कला में जाएगा, विज्ञान में जाएगा, चिकित्सा में जाएगा, सेना में जाएगा, मतलब गणित की शिक्षा में जा रहा है, किधर जा सकता है, क्योंकि ये ही पूछते हैं हमसे सब लोग कि वो कैसा होगा शिक्षा का स्तर उसका। अब इसको सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा का स्तर कैसा होगा, पहले के समय में, आज से कुछ साल पहले, 5-10 साल पहले, हम ये कह सकते थे कि ये सब माता पिता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होता था कि नहीं। तो क्या वर्तमान में माता पिता की आर्थिक स्थिति पर शिक्षा निर्भर है, कौन बताएगा? सर वैसे तो नहीं है, कुछ हद तक उच्च है, कुछ हद तक है, नहीं। वैसे आजकल लोन वगैरह मिल जाता है इसलिए लोग पढ़ हाँ, लेते बस हैं। बस ये आपने सही कहा। अभी एक सुविधा हमारे पिछले 5-10 साल से देखने में आई है कि जो एजुकेशन लोन मिलने लगा है उसके कारण, और तो और कुछ जो स्तर है, जैसे उसमें शिक्षा पे सरकार भी दे रही है, सरकार भी देती है। आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो शिक्षा सरकार भी फ्री देती है। वो कारण अलग है कि लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो भले ही उनके पास नहीं है तो वो इधर उधर से अपना इकट्ठा करके उसको, अब तो भाई सेंट पॉल में ही पढ़ाएंगे, ऐसा मान लो उनकी एक उद्देश्य है। अन्यथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा फ्री है। तो आज की डेट में अगर शिक्षा देखी जाए, और प्राइवेट स्कूल में भी उनका कुछ परसेंटेज निश्चित है कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट वाले लोगों को वहां पर वो फ्री पढ़ाएंगे, उसका खर्चा सरकार उनको देगी, विद्यालय को। मालूम है ना आपको ये सब बात? रजनी जी को मालूम होगी, ये सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। रजनी जी आप बताइए। हाँ जी सर। सरकार देती है पैसा पढ़ाने का प्राइवेट स्कूलों को? हाँ, कई कई जगह है सर, योजनाएं हैं उसके हिसाब से मिलता है, पैसा सरकार हाँ, देती है। सारे योजना रहती स्कूल है। को नहीं होता है, मगर गवर्नमेंट एडेड स्कूलों को फंड दिया जाता है, जिसमें बच्चों को हाँ, स्कूल की बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह सब उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा। नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने प्राइवेट विद्यालय जो खोला हुआ है उससे सरकार से मान्यता लेते हैं, तो सरकार वो कुछ परसेंट विद्यार्थी आपको फ्री पढ़ाने होंगे, इस बात के लिए उनसे वो पढ़वाती है। वो तो सर, वो तो कोटा होता है उन लोगों का, फ्री तो हाँ, नहीं होता, मगर मिनिमम चार्जेस होते हैं उसके, वो लिए जाते हैं। मेरे मेरे संपर्क में कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, एक पैसा नहीं देते वो। सर सर एक क्लास हाँ, में 25% बच्चे जो है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, उन्हें लेना कंपलसरी है आरटीआई के हाँ, थ्रू। हाँ, यही और मुझे पता चला था और जी। और उनकी पूरा शिक्षा का पूरा पैसा सरकार वहन करती है, 0 फीस पे है। जीरो से, और तो चाहे क्योंकि वो सरकार उनसे चाहे फार्म भरवाती है, वो विद्यालयों के नाम चुनवाती है कि आपके नजदीक के विद्यालयों के नाम लिख दो, फिर वो जहां पर वो उसके लायक जो स्कूल लेने वाला होता है उसको वहां पहुंचाती है कि आप उस स्कूल में जाइए। मतलब सही सर कह रहे हैं किसी भी वाचस्पति जी, आप यही है। वो तो किसी भी सोचिए कि स्कूल में ये पढ़े। चीज पहले नहीं थी, ये चीज पहले नहीं थी। चलिए, वो अब भी हम कैटेगरी शिक्षा प्राप्त। डिपेंड करे ना, सर इतनी इनकम होनी चाहिए, तब भी जैसे एग्जाम वगैरह भी हाँ, होते हैं, हाँ, मेरे हाँ, जो बिल्कुल होता है बिल्कुल। तो। तो अभी हम हाँ यही बात तो कर रहे थे कि किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है तो हाँ शिक्षा बाधित नहीं होगी। पहले हाँ ये था कि आर्थिक स्थिति नहीं है तो शिक्षा बाधित हो जाती थी, मेरा कहने का तात्पर्य यह था। अभी
कि आज की डेट में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपका बच्चा अगर कंपटीशन पास कर गया, तो बैंक वाले खुद फोन करते हैं आपको कि आपको लोन चाहिए। करते हैं कि नहीं मगर वाचस्पति जी? उसमें भी तो फादर मदर की वो देखी जाती है ना, इनकम ऑफ सोर्स क्या है। अगर बच्चे कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स दे सकते नहीं दे सकते, रिटर्न फाइल नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने इस प्रकार के केसेस हैं। हम्म, फादर मदर की इनकम की बिल्कुल बात नहीं थी। एक बच्चे ने आईआईटी सिलेक्ट हुआ और उसकी परिवार की इनकम बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन बैंक, 10 बैंकों ने उसको फोन किया कि आप लोन ले लीजिए, 10 बैंकों हाँ, ने। वो एजुकेशन लोन दिलाया कानूनी। हाँ, एजुकेशन लोन, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूँ। अपन पढ़ क्या रहे हैं अभी? शिक्षा पढ़ रहे हैं ना अपन, रोजगार लोन नहीं पढ़ रहे। रोजगार की बात हो रही। मैं कह रहा सर हूँ कि कुछ आज की संस्थाओं के डेट में साथ में बैंक शिक्षा वालों का में। रहता है, जी कुछ सर। संस्थाओं के साथ में बैंक वालों का रहता है टाई अप, कि अगर यहाँ से जैसे आईआईएम वगैरह से इस से किया है तो बैंक वाले अपने आप लोन दे देते हैं उसको कि भाई तुम लोन ले लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर हम कहें कि आर्थिक स्थिति के कारण आज की डेट में शिक्षा रुकती है, तो ये परसेंटेज बहुत कम हो गया है। पहले ऐसा था, लेकिन फिर भी ये सर हमारा एक बिंदु है कि कभी कभी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा बाधित हो सकती है, या सर पारिवारिक कारणों से हो सकती है। परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई कारण ऐसा हो गया कि उस व्यक्ति को, पूरे परिवार को संभालना पड़ गया, या उसकी मैरिज हो गई, शादी हो गई, उसके कारण ऐसा हो सकता है। किन किन कारणों से बाधा हो सकती है शिक्षा में, बता सकते हैं? सर अगर पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हो, पेरेंट्स नहीं हो, कोई फाइनेंशियल बिल्कुल। सपोर्ट नहीं हो, कोई देखने वाला ना हो, हाँ, तो भी हो सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, जो कोरोना में कितने लोगों के फादर मदर एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कारण हो हाँ, सकते हैं कि शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो हमने शिक्षा के बाधा के अभी शिक्षा के जो 4 पॉइंट लिखे हैं, उनमें इन चीजों को हम जोड़ के चलेंगे कि हम किसी की, यानी कि जब हम किसी की शिक्षा के निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो हमें पीछे उसका जो वेश है वो भी देखना पड़ता है, और वो देखना बहुत जरूरी है। तभी हम उसकी आगे की शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। और शिक्षा के निर्धारण करते वक्त हम इस बात को भी ध्यान रखते हैं, बेस को ध्यान रखते वक्त, कि ये बच्चा जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका बैक क्या है। जैसे मान लो डॉक्टर के बच्चे हैं, इंजीनियर के बच्चे हैं, आईएएस के, आईपीएस के, सरकारी अधिकारी के, तो इनकी तुलना, इनके अध्ययन का जो स्तर है, हम उसे अपने पास 70% पॉजिटिव रखेंगे, रखेंगे कि नहीं? बताइए। जी सर। यहाँ देश काल में पात्र लग जाता है, क्योंकि पात्र कौन है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो वहां पर उसे माहौल मिल रहा है। क्योंकि एक चीज, बहुत सी चीज है, वातावरण पर भी निर्भर करती है। एटमॉस्फेयर उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत कम होता है कि एटमॉस्फेयर ना मिले उसके बावजूद भी, जो जैसे वो 30, कौन था वो बिहार का व्यक्ति, सुपर 30 ट्वेल्थ फेल जो आए सुपर थे। 30। हाँ, तो उसने उसकी स्थिति ना होते हुए भी उसने एक अच्छा अपना वो बना लिया, एम्पायर बना लिया। बहुत कम होता है, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर देश काल पात्र भी लगा था। तो शिक्षा का स्तर कर देखते वक्त हमें चीज भी देख रहा है। लेकिन मान लो हमको वो भी पता नहीं चल रहा, बैकग्राउंड पता नहीं चल रहा, कौन है क्या है ये भी पता नहीं चल रहा, सामने वाले ने लाके कुंडली हमारे सामने रख दी, तब हम क्या करें? तब हम क्या करेंगे? तब हम कुंडली में कुछ योग होते हैं उन्हें देखेंगे। तो कौन कौन से योग हो सकते हैं जिनसे हम उसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी शिक्षा, यानी इसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, या इसको अगर शिक्षा दी जाए तो जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिक्षा में सबसे जल्दी पकड़ बनाता है? सर मर्क्यूरी, तो हम बुद्धादित्य योग मरकरी, देखेंगे बिल्कुल सर। ठीक कहा आपने, बुध। बोल, मरकरी। अगर मरकरी स्ट्रांग है तो बच्चे में क्वेश्चन करने की क्षमता होगी, तर्क शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, और इस कारण वो पढ़ सकता है। यहाँ पर हम उसकी मरकरी को सबसे पहले इंडिकेट करेंगे। बहुत सही कहा आपने। और अगर ज्यादातर कुंडलियों में हालांकि देखने को भी मिलता है कि मरकरी के साथ सूर्य मिल जाए, तो कौन सा योग जी, बन जाता है? बुद्धादित्य योग। बुध आदित्य योग। तो इससे भी हम भली भांति परिचित है। हमें ही देखना है कि ये बुधादित्य योग कितना बलवान है।
कितना बली है ना। जी। जितना ज्यादा बलवान होगा, जितना शुभत्व को प्राप्त कर रहा होगा। शुभत्व की क्या परिभाषा है? शुभ राशि में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ भाव में हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो। ये जो भाव बल अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर और षड बल के आधार पर हम उसको अष्टक बल के आधार, बहुत आधार होंगे आपके पिछले वाले, जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि सूर्य बुध अच्छी स्थिति में है, नियरेस्ट कितने पास है, कितने दूर है, इसको देख करके भी लगा सकते हैं। तो बुध बुध आदित्य योग अच्छी स्थिति में हो तो इससे भी आप उसको, क्योंकि बुध तो उसकी तर्क शक्ति दे रहा है, क्षमता दे रहा है, सूर्य उसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर रहा है, मतलब वो कुतर्क में नहीं जाएगा। अगर सूर्य के साथ बुध है तो वो कुतर्क नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। ये तो बढ़ाएगा। अधिकांश कुंडलियों में गुरुदेव मिल जाता है, अद्भुत आदित्य योग, क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं ना, तो ज्यादातर कुंडलियों में मिल जाता है। लेकिन हमने देखा कि ज्यादातर इफेक्टिव नहीं होता है। आप ये देखिए उनका डिग्री ऑफ बैलेंस कितनी दूरी है। एक बैठा है 2 डिग्री पे, एक बैठा है 28 डिग्री पे, कैसे बनेगा? किसी योग को बनाने के लिए कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए? 7 डिग्री का मैक्सिमम। हाँ, 7 डिग्री, 7 डिग्री। तो 7 डिग्री के आसपास होगा तो ज्यादा ठीक है। अगर वो पहले से 20 डिग्री का अंतर है तो कहाँ से अंतर आएगा? आप इस कमरे में बैठे हो, मैं आपसे चौथे कमरे में बैठा हूं, तो मेरी आवाज आप तक कैसे आएगी? मतलब हम इस पर दोनों अगर अस्त होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। बुध काहे को अस्त होगा? वह अस्त होने से तो बुध अच्छा हो जाता है, क्योंकि जी। देखिए बुध क्या है, बुध सूर्य के सामने बच्चा है, राजकुमार है कि नहीं? राजकुमार है कि नहीं? जी सर। अब किसी के पिता जो है वो डीएसपी है ना, सूर्य, और उनका बच्चा है, और पिताजी तो अपनी जॉब पे लगे, जॉब पे है, और वो बच्चा कहीं बाहर घूम रहा है, तो वो पिता के नाम पर सबको धमका धमका करके बुरे काम कर रहा है, क्योंकि वो पिता से बहुत दूर है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन जब वो जिस जगह पर पिता है उसी के आसपास एरिया में वो है, तो उसकी हिम्मत होगी क्या कि किसी को धमका सके? तुरंत पिता उसे कहेंगे नहीं, ये तुम गलत काम नहीं करोगे, मेरे नाम का फायदा नहीं उठाओगे, अगर तुम्हें करना है तो कुछ अच्छा काम करो जिससे मेरी बदनामी ना हो, यही कहेंगे ना। जी। तो जी, पिता का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जी हाँ, जी गुरुजी, हम पिता का हम प्रभाव ज्यादा रहेगा उन पे। हाँ, हम जब बॉस के नजदीक होते हैं तो हम कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते हैं यार वो साहब साहब बैठे हैं, सर बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल नहीं होते तो सारे टीचर अपने अपने स्वेटर उड़ने लग जाते हैं, तो सब अपने अपने इधर उधर का काम करते। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य बॉस है, उसके अंडर में यदि बुध है, उसके आसपास यदि बुध है, तो बुध कुतर्क नहीं करेगा, केवल आवश्यक तर्क करेगा, आवश्यक पक्ष रखेगा और आवश्यक शिक्षा यानी आवश्यक कार्यों को करेगा जो उसको बताए गए हैं, और बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से करेगा, क्योंकि उसे मालूम है, उसे दिख रहा है अगर मैंने नियम तोड़े तो मुझे तुरंत पनिश किया जा सकता है। इसलिए बुधादित्य योग अच्छा है। उसको समझिए कि बुधादित्य योग अच्छा क्यों है। बुध से सूर्य से बुध जाने के बाद बुध अच्छा क्यों नहीं होता? सूर्य से बुध जितनी दूर होगा वो खराब होता चला जाएगा, बिगड़ जाएगा, और विशेष करके वो अगर खराब भावों में, खराब राशियों में, खराब ग्रहों के साथ हो गया तो फिर तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बुध आदित्य योग को देखिए कि बुध आदित्य योग किस तरीके का बन रहा है, अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है, ये डिसीजन अपने को ले रहा है। इसके बाद एक और योग हो सकता है, वो हो सकता है सरस्वती योग। पिछली किताब में पढ़ा था आपने क्लास में? जी सरस्वती योग था सर, पर उसका कॉम्बिनेशन याद नहीं है सर। कोई बात नहीं है। जी गुरुजी, याद है गुरुजी। बुध गुरु शुक्र, हाँ कौन बोला, याद है बताइए? जय गणपति की गुरुजी, रुचि बोली गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए सरस्वती योग। जी गुरुजी, के बुध गुरु शुक्र 1 4 7 10 5 9 और दूसरे हाँ। भाव में, मतलब केंद्र त्रिकोण या दूसरे भाव में, और गुरु स्व राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण में हो, हाँ। तो ये सरस्वती योग बनता है। बिल्कुल ठीक, सरस्वती योग बनेगा। तो आपका एक यानी लग्न, द्वितीय भाव, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th और 10th, इन भावों में यदि बुध गुरु शुक्र तीनों का संबंध कैसे भी बने, या तीनों अकेले भी स्थित हो या संयुक्त रूप से भी स्थित हो, लेकिन शुभत्व वाली, ये बात भी आपने P2 में, P और B1 में पढ़ ली है, शुभ पंचक अशुभ पंचक।
कितने लोग जानते हैं शुभ पंचक अशुभ पंचक? सब जानते हैं कि नहीं? कि मैं नहीं जानता ऐसा व्यक्ति कौन है, बताइए। शुभ पंचक जानते हैं? जी सर। जानते हैं ना? तो उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्वराशि का, मित्र का है, शुभ वर्ग का ग्रह है, नीच का है, अस्त का है, तो ये अशुभ वाला है, तो पाप, तो शुभ पंचक। तो शुभ पंचक, शुभ भाव और शुभ राशि, ये संबंध। तो यहाँ पर ये चीजें देखेंगे। तो ये सरस्वती योग, जैसे अभी रुचि ने भी बोला कि सरस्वती योग की पूरी आपको डेफिनेशन बताई। आप फल दीपिका में आपके पास वो डेफिनेशन दी हुई है, आप उसे नोट कर सकते हैं। और आगे के लिए जो कुछ योग है, अगर आप उनको याद कर ले, या याद नहीं होते तो कहीं नोट करके रख ले कार्य के हिसाब से। जैसे अभी हम ये शिक्षा की फाइल बना रहे हैं, शिक्षा के दिन की बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से योग हमें आवश्यक रहेंगे, उनकी एक नंबर क्रम से सूची बना ले। जैसे बुधादित्य योग, सरस्वती योग, बुध के योग, क्योंकि आपने बोला सबसे पहले कि बुध शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो बुध के योग, यानी बुध का योग, बुध लग्न में है, और अगर बुध लग्न में है और बृहस्पति भी कहीं ना कहीं केंद्र में है, चंद्रमा भी है, तो कहीं ना कहीं बुध गुरु चंद्र के जो केंद्र संबंध बनेंगे, तो वो एक अच्छे संबंध बनेंगे। एक और योग होता है शंख योग। शंख योग के बारे में मालूम है सबको? शंख योग जब जी गुरुजी, हाँ, शंख योग मतलब जब किसी केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ या नवमेश दशमेश शुभ भाव में, तो भी शंख योग बनता है। तो भी बनता है, लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से लग्न, जो उसकी परिभाषा मान दी होगी, वो जब लग्नेश बली हो और पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से पंचमेश केंद्र में षष्ठेश, हो। जी हाँ, जी, एक एक दूसरे दूसरे से से केंद्र में हो, तो जी। अच्छी शिक्षा की संभावना बन जाएगी। ये शंख योग में आएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसे बहुत सारे योग आएंगे, जिनको मैं अभी आपको धीरे धीरे नोट करा दूंगा, या आपको कहूंगा कि आप ढूंढिए। कहाँ ढूंढेंगे आप? आपने बहुत सारी पुस्तकें देखी हैं, आपके पास है, जातक पारिजात है, फल दीपिका है, बृहद पराशर है, सरावली है ना, बहुत सारे लोगों पर है। तो आप इसमें देखिए शिक्षा के योग कौन से भाव में मिलेगी। शिक्षा के योग, शिक्षा के लिए कौन सा भाव होता है, कौन बताएगा स्टूडेंट्स में से? पचौरी जी, सॉरी, वाचस्पति जी, वेद प्रकाश जी, हाँ, रजनी जी बताइए। सर D4 D5। पंचम, D4 D, नवम, हाँ, और चतुर्थ? चतुर्थ भी नवम, होता है गुरुदेव, द्वितीय भी और भी होता है, पंचम भी द्वितीय भी होता होता है। हाँ, जी, द्वितीय दो भी होता है। चार। तो शिक्षा के लिए जो भाव है, वो हमारा दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, विशेष करके अभी और भाव जुड़ जाएंगे, लेकिन दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, इस पे तो विशेष करके फोकस हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि 2, 4, 5 है, और नवा इसलिए कि 5 में से 5वां है, और हायर एजुकेशन उसी से देखोगे आप। ठीक है? ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, बुध, बुध और बृहस्पति। पिछली क्लास में भी मैंने बात कही थी कि बुध क्या है। बुध का एक किस्सा है, आपको मालूम है बुध की खास बात क्या है? मालूम है क्या, पढ़ाई के मामले में? नहीं गुरुदेव। वो बहुत जल्दी याद कर लेता है। स्मरण शक्ति बहुत तेज थी उसकी। स्मरण शक्ति तेज है और बहुत अच्छी जल्दी से याद कर लेता है, लेकिन फिर इंटेलिजेंस है सर। बहुत जल्दी भूल भी जाता भूल है। भी जाता है, भूल भी जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो याद कर लेगा, और नहीं भी भूला है उसे याद भी रहेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, अप्लाई नहीं कर पाता। जी। कर लेता है क्या? इम्प्लीमेंटेशन। कर लेता है बुध, क्या नहीं कर पाता, बताइए? नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। सही कह रहे हो। सर अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो ज्ञान कितना भी हो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इसलिए हम ज्ञान बुध और का गुरु की use नहीं तुलना कर कर रहे थे। पाएंगे। बिल्कुल, शिक्षा के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति हमारी हार्ड डिस्क है, वो स्मरण शक्ति है, वो मेमोरी है, और वो इम्प्लीमेंट भी है।
वो आपको याद भी रखेगा। जैसे आप किसी कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होती है उसके अंदर जो भी आपने डाला हुआ है वहां से उड़ता नहीं है, आप बाकी किसी ड्राइव में डाल दोगे उड़ जाएगा। जानते हैं ना, कंप्यूटर लैपटॉप पे सब लोग जानते हैं। जी सर। तो सी ड्राइव सबसे ज्यादा मस्ट होती है कि नहीं, है ना। और कहते हैं कि इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, सी में जो काम चीज डली है उससे मत छेड़ना, क्योंकि वो सबको कमांड देगी और उसकी कमांड से सारे फंक्शन चलेंगे। तो बृहस्पति जो है वो हमारी एक्चुअल में स्मरण शक्ति है, वो हमारी हार्ड डिस्क है, जो भी हमने समझो और उसको हमारे जीवन में जो अप्लाई करना है उसके लिए वो हमें मदद करता है। ठीक है, इसलिए बृहस्पति जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है उसे अप्लाई भी करता है। लेकिन बुद्ध जो भी पढ़ता है, सीखता है, उसे वहीं तक रखता है, उसके बाद अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाता। दूसरों को कहता है तुम ऐसा करो। जैसे एक तोते की बात है शिकारी वाली, मैं हर बार क्लास में बताता हूं। क्या बोलता है तोता? कौन बताएगा तोता क्या बोलता है? मिट्ठू। तो शिकारी आता है, शिकारी आता है, दाना फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। ऐसा आपने पढ़ा है कि नहीं बचपन में? कुछ नहीं पढ़ा तो एक तोते को ये बात याद करा दी गई थी कि शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्या बोला मैंने अभी? तो शिकारी आता है, दाने का लोभ देता है, जाल बिछाता है, जाल में नहीं बिछना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। तोता इस चीज को रट लिया और शिकारी आया, शिकारी ने दाना फैलाया, तोता उड़ के वहां चला गया, शिकारी ने जाल डाल दिया, जाल के अंदर भी तोता यही बात बोल रहा था। अब बताइए तोते को समझ में आई नहीं आई? मतलब तोते का मतलब है रट्टू व्यक्ति, वो रट लेता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाता। समझ गए? लेकिन बृहस्पति की ये बात है कि बृहस्पति ने यदि, जैसे जिसका बृहस्पति प्रधान है, अगर उसने लगातार 10 दिन अपने किसी सीनियर के साथ कोई काम कर लिया है, जैसे सुबह जल्दी नहा करके मुझे ये कार्य करना है, पूजा करनी है, यहां जाना है, वहां जाना है, तो 11वें दिन से ऑटोमेटिक वो उसको अप्लाई कर देगा, अप्लाई कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो, और उसको और अच्छे से कैसे अप्लाई कर सकते हैं वैसे करेगा। जितने भी संगठन चलते हैं, मालूम है आपको, संगठन जितने भी चलते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, उसका जो ऊपर का व्यक्ति जब नीचे वालों को सिखाता है तो देखता है कि इनमें से कितने बुध हैं और कितने बृहस्पति हैं। तो बुध का मतलब क्या होता है? बुध का मतलब वो देखता है कि कितने बुद्धू हैं और कितने ज्ञानवान। समझ गए? बुध का मतलब बुद्धू भी होता है, बुध का मतलब बुद्ध भी होता है, बुध का मतलब महात्मा बुद्ध भी होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध बनना हर किसी के सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, बुद्धू से तात्पर्य मेरा केवल इतना ही था कि उसने सब बात सीख ली है, सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो सर ने ये बोला था कि तुम ये फर्श यहां से उठाओगे और वहां रख दोगे, बस। उसे इतना आता है। आप किसी बच्चे को कोई चीज सिखाओगे तो बच्चा, नहीं मम्मी ने मुझसे बोला था कि तुम यहां से वहां रखे, बस। लेकिन उस समय परिस्थिति देख करके उस चीज को वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो बृहस्पति होगा वो वहां पर परिस्थिति को देख करके वहां पर क्या आवश्यक है वो भी करेगा। करेगा कि नहीं? जी सर। है ना। तो यहाँ पर बुध बृहस्पति को देखना है। लेकिन संघ में किसका महत्व तो बढ़ जाएगा? इन दोनों के साथ साथ लग्न लगने का महत्व तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है लग्न लगने का महत्व? लग्न ही है ना सर जो बुद्धि और ज्ञान दोनों को अप्लाई करेगा। हाँ बिल्कुल। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सूत्र मैं हमेशा बोलता हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्मों के साधन का माध्यम हमारा शरीर है। यदि शरीर ही अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो वह कैसे अपने अन्य कार्यों को कर पाएगा? ये कोई दुर्लभ ही प्राणी होते हैं
जो शरीर अच्छा ना होने के बावजूद भी वैज्ञानिक बन जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, वैज्ञानिक के उदाहरण है। उनके शरीर में टेढ़े बड़े शरीर थे, कमर अंदर घुस गई, उसके बावजूद भी वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, एक अलग बात थी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अंगुली गड्ढे, लाखों में कोई ऐसा निकलता है। लेकिन हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जनरल लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं। किसी को सर की प्रॉब्लम है, किसी की आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को पेट खराब रहता है, किसी को अन्य कोई शारीरिक दुर्बलता है, तो ऐसी स्थिति के बावजूद उनको फिर शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। हालांकि टीवी वगैरह पर हम जब देखते हैं, एक से एक उदाहरण देखते हैं कि साहब उसके हाथ नहीं थे, उसने पैर से ही लिख लिख के पीएचडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली। आपके पास ऐसे कुछ है उदाहरण, आए थे अभी, देखे थे आपने? सर स्टीफन हॉकिंस जो है, जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी, अब वो हाँ ना चल सकते थे ना बोल सकते थे, वो तो मशीन के थ्रू अपना लेक्चर देते थे। तो हाँ मतलब बताइए। जी, तो उनका तो बृहस्पति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, और लेकिन वो करोड़ों में निकला, कोई व्यक्ति करोड़ों में। तो इस तरह की कुंडली ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इसमें इस स्थिति में क्या लग जाएगा वहां पर, इस स्थिति में वहां पर क्या लगा सकते हैं हम? इस स्थिति में एक चीज लगा सकते हैं कि ये प्रारब्ध है। क्योंकि शिक्षा के बारे में कुछ प्रारब्ध मालूम है आपको, क्या कहा गया है? और बताएगा, रुचि बताएगी शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है? जी गुरुजी समझी नहीं, कैसे मतलब? अगर किसी के पास शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिक्षा में बहुत आगे निकल गया, जैसे अभी उन्होंने साइंटिस्ट का उदाहरण दिया कि वो इस प्रकार का है ब्लैक होल, तो और बसीर के द्वारा उसने अपने ज्ञान को प्रकट किया, ये कहाँ से आई उसके पास शिक्षा? सर फिर वो मेरे ख्याल से वो पूर्व जन्म से आई और इस जन्म में कंटिन्यू आई, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं यही कह रहा हूँ। शास्त्र कहता है कि शिक्षा आपकी वेदांत जन्म है गुरुजी, जन्मांतर तक वेदांत है। आपके साथ चलती है। आपकी जी। शिक्षा जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलती है। आज जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इससे पहले इस शिक्षा के संबंध में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। ये तो प्रकटीकरण हो रहा है वापस, जी। तभी जैसे आपका इसमें पंचम, रुझान जागा है। जैसे पंचम में कहते हैं, पता नहीं सर आप मेरे को बताएंगे, जैसे पंचम कहते हैं पूर्व जन्म का होता है, बिल्कुल तो पंचम का ग्रह पंचम में जो ग्रह बैठा है वो बताता है कि आप पूर्व जन्म से किस टाइप का ज्ञान लेके आए हैं, ऐसा कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल, इसमें। वो भी है, उसके लिए तो और आगे तक जाना पड़ेगा तब पता चलेगा, लेकिन हाँ वो भी है, पंचम भाव ही है जो हमारे प्रारब्ध की शिक्षा को बताएगा। तो हम पूर्व जन्म से, यानी शिक्षा हमारी पूर्व जन्म जन्मांतर से चलती चली जाती है। आपकी पुस्तक में ये बात लिखी थी कि 5 चीजें हमें जन्म के साथ मिल जाती हैं, लिखी थी कि नहीं? और कौन सी 5 चीजें हैं? सर लिखा तो था। पता है किसी को कौन कौन सी 5 चीजें हैं? इसको गुरुजी संचित कर्म में गिना जाएगा ना? संचित कर्म में गिना जाएगा। आपकी जन्म पत्री का सूक्ष्म चित्रण या जो भाव निर्णय दशा गोचर है, उसमें शुरुआत की प्रस्तावना में 5 चीजें आपको एक तो जन्म से, आयु, मेरे ख्याल से एक आयु, एक का हाँ समय, एक जन्म का समय, एक मृत्यु का समय, एक आयु, और पता नहीं सर, 2 मैं भूल गई। गुरुजी आपका जो शिक्षा, ये शिक्षा और शिक्षा और धन। धन संपत्ति, हाँ शिक्षा और शिक्षा और आपका धन, कितना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जी आपने। जी। शिक्षा और धन संपत्ति, आयु वित्त, आयु वित्तम निधनम च, ऐसे लिखा है वहां पर वो। तो ये बात निश्चित लिखी है कि इस जीवन में आपके पास कितना धन होगा। आप लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, ये पहले से आपकी जन्म के समय षष्ठी तिथि त्रिलिखता विधात्रे छठी वाले दिन लिख गया आपकी कुंडली में। और इसीलिए कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि वो कहीं नहीं जाते, उसके बाद भी उनके पास करोड़ों रुपया का संग्रह हो जाता है। लोग आकर के उनको भूमि दे जाते हैं, जगह दे जाते हैं, महल दे जाते हैं, कार दे जाते हैं, धन दे जाते हैं। मालूम है आपको? ऐसा देखा है कि नहीं है? नहीं देखा? नहीं सर, अभी आजकल तो बहुत उदाहरण ऐसे हैं। बहुत है, जो बहुत है। बहुत बाबा जी लोग होते हैं, जो थोड़ा नाम कमा हम लेते हैं, तो बिना उनको तो बाबा जी वाले बता दें, भी दे जाते हैं। बिना बाबा जी वाले बता दें। एक बच्चा है जी। जिसके
पिता, ताऊ और बुआ, 3 हैं। बुआ की शादी हुई, बुआ की शादी नहीं हुई, लेकिन बुआ गवर्नमेंट टीचर मुंबई में, ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई, संगीत में टीचर थी गवर्नमेंट। ताऊ, उनकी भी शादी नहीं हुई, उनके पास भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका जो व्यापार था, धन था, वो सब ठीक है। और पिता की शादी हुई, ये एक लड़का एक लड़की हुई। बुआ की सारी संपत्ति इसको मिली, पिता की संपत्ति पूरी इसकी, ताऊ की संपत्ति पूरी इसकी। अब बात आई नानी के पक्ष की, तो उसके नानी के यहाँ पर उसकी माँ की एक और बहन और 2 भाई, ठीक है, 4। दोनों भाइयों के कोई पुत्र नहीं, केवल पुत्रियां हैं। तो वहां एक मामा उसका जो है मान लो शांत हो गया, तो बात आई कि अब ये संस्कार कौन करे। तब संस्कार के लिए बोले अब कोई नहीं है तो ये भांजा है, इसी से कराइए। तो जब उसने वो किया तो वहां उसको दत्तक होने के नाते फिर वहां पर उसको फिर उसके कुछ लाभ मिल गए, कुछ परसेंट उसने लाभ लिए, कुछ उसने छोड़ दिए, क्योंकि वो उनकी 2 लड़कियां और थी, उन्होंने कहा नहीं मैं ये सब चीज नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे मिला प्रारंभ से। और दूसरा मामा है उसके भी कोई संतान नहीं। तो ये, और लड़के की एजुकेशन ठीक ठाक है, मतलब जैसे कॉमर्स बीकॉम वगैरह कर लेते हैं। तो उसे 2 अच्छे घर यहाँ मिल गए, एक मुंबई में मिल गया, बुआ का पूरा सब कुछ मिल गया, ताऊ का मिल गया, और कुछ योग ऐसे हैं, कुछ उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि वो उन सब में सुपर निकला है। तो उसे जॉब भी अच्छी मिल गई, एक जो डायरेक्टर टाइप के छोटी मोटे किसी इसमें होते हैं मॉल वगैरह में, इस टाइप की जॉब मिल गई, 50,000 वहां भी मिल रहे हैं उसको। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप, प्रारब्ध है कि नहीं? जी सर, प्रारब्ध है ना। इसका मतलब उसके जीवन में करोड़पति बनना लिखा था, उसकी उम्र अभी मुश्किल से 25 साल है, और शादी भी उसको उसकी पसंद से हो गई। उसने कहा मैं यहाँ करूंगा, तो शादी भी उसकी पसंद से हो गई। मतलब 22 साल की उम्र में शादी भी हो गई। कहते हैं कि स्त्री भी भाग से मिलती है, बच्चे भी भाग से मिलते हैं, एक पुत्र भी हो गया। अब आप ये बताइए, तो ये प्रारब्ध में लिखा है सब, ये आपके पास धन होगा। और ऐसा परिवार देखा मैंने कि एक परिवार जिसके पास बहुत धन, बहुत धन, पिता बड़े नामी ग्रामी, 5 पुत्र हुए, 4 पुत्र 1 पुत्री। चारों में से मतलब जो बड़ा पुत्र था उसको कुछ जॉब करने की बात आई, पिता ने कहा हम इसको दूर नहीं भेजेंगे। दूसरे की बात आई, तीसरे की बात आई, फिर बड़े मुश्किल से उनकी शादियां हुई। धीरे धीरे वो बच्चे घर के वो बन के रह गए। फिर भी 2 बच्चे किसी तरीके से नौकर निगम में लग गए, पिता चले गए, घर की साख नीचे चली गई। जो उनके 4 मकान थे धीरे धीरे वो बिच गए, और जो उनका करोड़ों का साम्राज्य था वो बिल्कुल धरती पर आ गए। ऐसे भी देखते होंगे आप। जी सर। और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े सब कुछ हुआ, लेकिन पारिवारिक वो जैसे एक इसमें एक कहावत लगती है, जैसी गति वैसी बती। किसी की गति जैसी होती है, उसकी बती, उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। और इसीलिए भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान से एक ही बात कहते हैं, इति बते रूपा, ये मेरी बती रूपी जो कन्या है, हे कृष्ण तुम इससे विवाह कर लो, इसको अपनी चरणों की दासी बना लो। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि ही है जो कभी कभी गलत फैसले ले बैठती है। ये बुद्धि ही है कि सब कुछ खराब होते हुए दिखता है, तब भी ये निर्णय नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें निर्णय नहीं कर पाया तभी तो पछता रहे थे वो। तभी उन्होंने भागवत गीता, श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में इस श्लोक को कहा है कि इति बति रूपा। पूरा श्लोक तो मैं अभी नहीं बता दूंगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात को क्यों इसको इंडिकेट कर रहा हूं कि बति गति, तो शिक्षा में यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। तो हम लग्न लग्नेश की भूमिका को नहीं छोड़ सकते, बृहस्पति की भूमिका को नहीं छोड़ सकते, बुध की भूमिका को नहीं छोड़ सकते। अब बात हमारे पास आएगी सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं, कौन बताएगा? सेकेंड हाउस से शिक्षा में क्या देखेंगे? सर प्रारंभिक शिक्षा देते हैं।
कैसे, बताइए, पूरी बताइए। प्रारंभिक शिक्षा क्या? शुरुआत गुरुजी संस्कार, हमारे कुटुंब में जब हम आते हैं तो हमारे प्रारंभिक संस्कार। हाँ, और दूसरा भाव काय का है? अच्छा बताइए। माता कुटुंब पिता का है, एजुकेटेड है कि नहीं, फैमिली वाले एजुकेटेड है कि नहीं। बहुत बढ़िया, किसी ने वाणी कहा, ये बहुत अच्छी बात कही। दूसरा भाव वाणी का है, और प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों से बोल बोल के पढ़वाया जाता है। तो उनकी जो बोल, हाँ, तो उनका जो ओरल होता है उससे उनको ज्ञान मिलता है। और आजकल तो खैर ये चीज कब हो गई, हम लोगों ने, आप लोगों ने, सबने ओरल पढ़ा है कि कभी दादी कहानी सुनाती थी, कभी मम्मी सुनाती थी, कभी नानी सुनाती थी, सुनाते थे कि नहीं? और उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता था। बताइए। सर मेरी मदर तो बचपन में जब कहानी सुनाने को बोलो रात में तो कहती थी पहले 20 तक का पहाड़ा सुनाओ फिर कहानी सुनाएंगे। हाँ, तो ये भी ओरल हो गया ना, कि आप सुनाओ, मतलब आपसे बुलवाते थे और सुनते थे, सुनते थे और बुलवाते थे, हाँ, है ना? तो ओरल ये बहुत जरूरी है बचपन में बच्चा। तो वहां पर दूसरा भाव का इंडिकेशन देखा जाता है। स्कूल में भी क्या करते हैं, एक बच्चा खड़ा हो जाता है, वो बोलता है एक वन, तो दूसरे बोलते हैं वन टू टू, यही होता है ना? क्या हम हायर एजुकेशन में ऐसा बुलवाते हैं क्या? नहीं बुलवाते। तो जो हमारी प्रारंभिक नॉलेज होती है, प्रारंभिक पढ़ाई होती है छात्र की, जो, तो सेकंड भाव, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का पता, उससे पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। कुछ बच्चे बोलते ही नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे खूब बोलते हैं, लेकिन कोई आ जाता है उसके सामने नहीं बोलते। ऐसा देखा है आपने? मम्मी ने कहा सुनो बेटा, वो आंटी आई, पोइम सुना दो और पहाड़ा सुनाओ, मतलब तो टेबल सुनाओ, तो नहीं सुनाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, पीछे पीछे हो जाएगा, मतलब वो माँ के पीछे छुप जाएगा। क्या कारण है बताइए, कौन बताएगा क्या कारण है ऐसा, इसके कारण वो ऐसा कर रहा है? बुद्ध के कमजोर होने के कारण सर। हाँ, उसके सेकेंड हाउस पर शनि की दृष्टि, शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि शनि किस बात का कारक है, किस बात का सूचक है? इंट्रोवर्ट बना देते हैं गुरुजी, इंट्रोवर्ट। हाँ, डिले कराएगा, रोकेगा, बिल्कुल, है ना? रोकेगा, और विशेष करके अभिव्यक्ति वहां नहीं पे करने देता, चंद्रमा भी पीड़ित इंट्रोवर्ट हो से रहा बोल हो। देगा। हाँ, बताइए बताइए। जी गुरुजी, यही बोल रही थी, डिले के साथ थोड़ा इंट्रोवर्ट भी बना देता है शनि, तो इंट्रोवर्ट हम भी बना, अभिव्यक्ति करने में और भी हिचकिचाएंगे जी। हाँ, अभिव्यक्ति की क्षमता वहां पर खराब हो जाएगी। अगर वहां पर मंगल का प्रकाश आ गया तो जल्दी सेकेंड बोलेगा हाउस तो पर तेज मंगल का बोलेगा। प्रभाव आ गया तो क्या करेगा? फिर तो वो एक बोलने की बजाय 4 बोलेगा। हाँ, आपको मैं सुनाऊं, ज्यादा मुझे बोलेगा टेबल आती तेज है, बोलेगा। आगे मम्मी नहीं बोलेगी, उससे पहले बोल देगा कई बार तो। और आपने सही कहा, एक बोलने की जगह 4 बोल देगा। अगर बहुत वहां पर बड़ा राहु का जरूरी प्रभाव चीज। हो गया तो क्या करेगा? लच्छेदार बातें करेगा सर। हाँ, अनाप शनाप भी बोलेगा, कई बार गलत भी बोलेगा, गलत बातें भी बोलेगा जो नहीं बोलनी है, जो बात उसे मना की गई है बोलने को वो भी बोल देगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा बेटा है हाँ, अच्छा, जो, राहु हाँ, राहु। बिल्कुल कुतर्क कर सकता है। तो हम वहां पर सेकेंड हाउस में ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों की पीएसी, सेकेंड हाउस की स्थिति, सेकेंड भाव में अष्टक वर्ग के बिंदु, ग्रह के बिंदु, इन सब के आधार पर सेकेंड भाव की स्टडी से, इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा का स्तर है, प्रारंभिक स्तर कैसा होगा उसका, प्रारंभिक स्तर। अब सेकेंड हाउस का समय निकल गया, प्रारंभिक लाइन निकल गई, उसकी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब आपकी चौथी पांचवी क्लास निकल गई उसकी। अब आप पहुंच जाएंगे फोर्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस है संस्कारों का, सेकेंड हाउस संस्कारों का नहीं है, केवल ओरल का है, लेकिन फोर्थ हाउस है संस्कार का। क्यों है फोर्थ हाउस संस्कार का? क्योंकि फोर्थ हाउस का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है और मदर का घर है, संस्कार माता वहीं है, से। बिल्कुल बिल्कुल, माता है। तो जो बच्चे तीसरी क्लास से लेके 8वीं 10वीं 9वीं क्लास तक के, 10वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं, अब देखिए समय बदल गया, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर बच्चे माँ के साथ रहते हैं, और माँ जैसा करती है वैसा वो कर रहे होते हैं, माँ जैसा बोल रही होती है वैसा वो बोल रहे होते हैं। माँ किसी से फोन पे बात कर रही है, माँ अगर किसी को, मतलब माँ की एक्टिविटी का प्रभाव बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा आता है, या माँ जैसी जितनी माएं घर पर हैं, उन सब का प्रभाव उस बच्चे पर आता है कि नहीं आता? जी सर।
है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन थोड़ी सी देखिए, देश काल पात्र इसलिए बताया गया जनरल एस्ट्रोलॉजी में कि कंडीशन चेंज हो गई। एक स्तर तक है वो, 6वीं 7वीं तक है मैक्सिमम। 7वीं 8वीं के बाद बच्चा माँ की भी नहीं देखता, वो अपने थ्रेड में लीन हो जाता है। और आजकल तो 5th से ही वो मोबाइल में लीन हो जाता है, मोबाइल के सुनता है। हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन पहले पुराने जो रूल है उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो चतुर्थ भाव शिक्षा के अधिग्रहण का केवल भाव नहीं है, उसमें शिक्षा का स्वरूप का भी पता आप लगा सकते हो कि वो किस प्रकार की शिक्षा में जा सकता है, क्योंकि उसकी रुचि घर से और घर के आसपास के वातावरण से, उस संस्कारों से उसकी रुचि जो है, और विद्यालय में जो पढ़ रहा है वहां से उसकी रुचि जागृत होती है। क्योंकि जैसे ही बच्चा 6वीं क्लास में जाता है, हम लोग जब 6वीं क्लास में गए थे तो हमारे यहाँ प्राइमरी में इंग्लिश नहीं हुआ करती थी। आप लोगों की होती थी क्या? सर होती थी। होती थी। किसी की 3री क्लास से होती थी, किसी से 4th, किसी से 5वीं, ऐसे होती थी। सर केजी से प्रारंभिक 1st 2nd से तो नहीं होती थी। नहीं सर, केजी से हो गई थी गुरुजी। केजी से थी सर, केजी से अच्छा, तो आप लोग अभी जूनियर बहुत छोटे हैं ना, क्लासेस में हो इसलिए। गई थी, जूनियर नहीं नहीं, केजी। ठीक है, मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, 76 77 75 78 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों की एजुकेशन का टाइम होगा 85 के आसपास का, कब का है? हाँ मतलब 89 90 के करीब गुरुजी। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि जो 85 के बाद की जो शिक्षा थी वो थोड़ा उसमें LKG UKG सब आ चुके थे, हमारे समय पे नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 75 के आसपास की। तो उस समय हमने तो छठी पास करने के बाद ABCD सीखी। बिल्कुल, ये पांडे जी हमारे साथ के हैं, मैं हालांकि पांडे जी से छोटा हूँ, लेकिन पांडे जी ने ये चीज देखी है। ठीक है। कोई एक समय था हमारे कि टाइम पे जी, गुरुजी हमारे टाइम पे कच्ची पहली और पक्की पहली चलती थी। हाँ, तो वो नर्सरी LKG हो गए ना। तो क्या होता था, शिक्षा कब से मिलती थी अंग्रेजी? 6वें से गुरुजी। 6वें से मिलती थी। तो यही एक बात आती थी, बच्चे में एक उत्सुकता जागृत होती थी। तो ये चौथा भाव बताना चाह रहा है कि चतुर्थ भाव बता रहा है कि शिक्षा का जो स्तर है वो संगीत में जाएगा, वो राजनीति की शिक्षा को पढ़ना चाहेगा, मनोविज्ञान को पढ़ना चाहेगा, गणित को पढ़ना चाहेगा, या काव्य प्रकृति में। क्योंकि उस जो 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक क्या होता है, कुछ अलग से एक्टिविटी भी होती है। आजकल तो बहुत जल्दी होने लगी है, एक्टिविटी भी होती है कि चलो कल है ना एक वो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आपको वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, होती है ना, डिबेट है। तो यही से राजनीति को पता चलता है। तो जो बच्चा डिबेट में अच्छी भाग लेने लगता है तो उसको फिर उधर की तरफ, ये इधर अच्छा है। और तो अलग अलग विषयों पे डिबेट होती है। कभी कुछ उन्होंने कहा आज है ना रविदास जयंती है, आज तुलसीदास जयंती है, तो आज वहां पर वो रामायण की चौपाइयों का वो होगा। पहले ऐसा होता था, अब मालूम नहीं सब चीजें कब होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का शिक्षा का स्तर हो गया है। कभी कभी संगीत को लेकर के कुछ, तो और उस पे अंदर बच्चों का, तो किसी किसी बच्चे से कहते थे तो बना प्रेयर तुम करोगे, देखते थे कौन अच्छा प्रेयर करता है, कौन अच्छा गाता है। अभी भी सरस्वती विद्यालयों में आप देखोगे तो वहां पर इस प्रकार का माहौल आज भी है, देखते हैं। यहाँ से बच्चों के जो विकास पता चल जाता है कि इसका संस्कार क्या है, ये किधर जा सकता है। और उस समय जो टीचर है, जो घर के लोग हैं, वो उसे संस्कार देते हैं, उससे भी पता चलता है। पंचम भाव, पंचम भाव को देखेंगे। अब पंचम भाव क्या है और चतुर्थ भाव क्या है? अच्छा, विद्या का भाव कौन सा है, चतुर्थ या पंचम? पंचम भाव। चतुर्थ पंचम, चतुर्थ चतुर्थ, पंचम है। पंचम तो ट्रेक्टा है। पंचम देखते तो नवम से आगे पंचम ही है सर। पंचम, चतुर्थ, पंचम। देखिए अब सुन लीजिए, दोनों ही हुए। विद्या का भाव है चतुर्थ, विद्या का भाव कौन सा है, चतुर्थ। और बुद्धि का भाव पंचम, बुद्धि का भाव पंचम जी। विद्या और बुद्धि में दोनों में अंतर है। विद्या बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बचपन में कहते थे विद्या रानी की कसम। कौन कौन ने खाई भैया विद्या रानी की कसम, जी बताओ। पांडे जी हंसे है, ये हमने तो खाई है। खानी चाहिए। बिल्कुल सबने खाई है, सबने खाई और एक वो विद्या लाके किताब में भी रख लेते थे। सामने वाला नहीं खा लेते थे। हाँ, मोर पंखी टाइप की होती थी, मोर पंखी कहते थे उसको। हाँ,
क्या कह रही है साहू मैडम? खुद की खाने के साथ साथ सामने वाला का भी खा लेती तो डर जाता था वो सामने वाला, वो बोलता नहीं था जो तुम ऐसे मत बोलो तुम्हारा विद्यादान है। हाँ, तो जो विद्या है वो चतुर्थ भाव में है। विद्या कहते हैं संस्कार को, विद्या कहते हैं वहां पे होने वाली एक्टिविटी को जो वो सीख लेता है। लेकिन जो भी बात कर रहा था, क्योंकि विद्या के भाव का जो कारक है वो कौन है? चतुर्थ भाव का कारक कौन है? चतुर्थ का कारक कौन है? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा है। दूसरा कारक कौन है? दूसरा कारक कौन है? शुक्र भी आ जाते हैं, शुक्र और बुध। शुक्र थोड़े नहीं, अंश। शुक्र नहीं, बुध, शुक्र नहीं। बुध, दूसरा बुध कारक, गुरुजी, सेकेंडरी बुध। कारक कौन है? बुध। बुध, बुध बुध है, गुरुजी, जिसको बुध, हाँ निष्फल जी। असफल कारक कहा गया है वहां पर। आप जी, जब जी। उसके कारक प्रकरण पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि चंद्रमा, और दूसरे के बाद रुचि क्या लिखा है वहां पर? जी गुरुजी, बुध गुरुजी मैं बोली, आंशिक बोली मैं। हाँ, आंशिक। इसको अब एक तरह से देखा जाए तो वहां पर उसको निष्फल कारक कहा गया है, क्योंकि बुध वहां पर जी। कारक है, जिसको मैं अभी बोल रहा था कि तोता याद कर लेता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, तो वो मामा जी है। बुध कौन है? कौन है बुध? तोता मामा जी हैं। मामा पक्ष, बिल्कुल गुरुजी, मामा हाँ, पक्ष। अरे अच्छा। बुध को छठे भाव का कारक बनाएंगे अभी आप थोड़ी देर में, कि नहीं बनाएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। दुर्योधन को ज्ञान किसने दिया? शकुनी मामा। मामा ने दिया ना। और मामा इसीलिए कहा गया निष्फल कारक है, कि वो ज्ञान तो देता है लेकिन ज्ञान के साथ साथ ऐसा ज्ञान देता है कि जिससे कि भाज्य का कल्याण हो जाए। ठीक है, तो पंचम भाव का कारक कौन है? जुपिटर, सर, गुरु। बृहस्पति। अभी हम जी। बात कर रहे थे कि अगर बृहस्पति स्ट्रांग है, आप लोगों ने भी बोला कि हम्म। बृहस्पति स्ट्रांग है तो जातक की शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। बुध जी। तर्क शक्ति देगा, बुध ज्ञान देगा, हम्म। बुध पढ़ने की क्षमता देगा, संस्कार देगा, सब कुछ देगा। लेकिन उसको हम्म। अप्लाई करने के लिए पंचम भाव अर्थात उसका बुद्धि कौशल, और वहां पर जुपिटर यानी उसका जो कारक है और उस भाव का कारक, उस भाव का स्वामी, ये डिपेंड करेगा कि उस बुद्धि की उसकी कैसी चलती है। एक लड़का हमारे संग पढ़ता था, उसे हर चीज याद हो जाती थी, हमसे ज्यादा याद होती थी। और हमको भी जब परीक्षा में कोई चीज की दिक्कत होती तो उससे पूछते थे, यार वो महेंद्र फलानी चीज बताना यार, वो क्या लिखा है, तो पूरी फटाफट बोल देता था पूरी परिभाषा। लेकिन जब हमने देखा तो आज भी वो बच्चा सब कुछ टॉप आने के बाद, हर साल टॉप आता था, नंबर 1 आता था, 20,000 रुपये महीने नहीं कमा पाता है। तो मैंने कहा बेटा तेरा 5वां भाव बिगड़ा हुआ है। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा तू जन्म पत्री सीख ले। क्यों? क्योंकि तूने सीखा, उसको रट लिया और रट के लिख दिया, और हमने रटा नहीं, हमने जो सीखा उसको अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो आज तू 20 कमा रहा है, हम 25 कमा रहे हैं। मतलब केवल कमाने की बात नहीं है, आप मतलब जो आपका स्तर अगर बढ़ा तो स्तर बढ़ने का कारण ये हुआ कि आपने उसे अप्लाई किया, और अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। चाहिए कि नहीं? जी सर। इस पर किसी ने कहानी सुनी है मेरी अप्लाई करने पर, कि नहीं सुनी? भारद्वाज जी, आपने सुनी है? जी गुरुजी सुनिए। सुनाइए। अभी याद नहीं है गुरुजी, दुकान बढ़ाने में लगा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो रुचि आपको याद है? गुरुजी नहीं, मुझे याद नहीं आ रही, आप थोड़ा सा शुरू करेंगे तो याद आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे हम नए पुराने लोगों से कि भैया बार बार क्लास में आते रहो। तो कहते हैं हमने एक सूत्र हम बोलते हैं हमेशा, आपको मालूम होगा, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। विद्या का अभ्यास छूट जाए तो विद्या विस्मरण होने लगती है। तो बार बार कहीं जहां पर भी इस प्रकार की विद्या का संचालन हो रहा है, हम वहां जाकर के दोबारा उसको अपनी अपडेट करें और फिर लोगों को बताना चालू कर दे तो हमारी विद्या और अपडेट हो जाएगी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम की एक कथा लिखी है। और विष्णु शर्मा को जानते सब लोग? नहीं जानते? पंचतंत्र का नाम सुना है? जी सर, उनके वो पंचतंत्र पूरी बुक आती बुक का लेखक है। बिल्कुल, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसमें जो एक टॉपिक है मुश्किल से 2 मिनट का है वो बताऊंगा। कि विष्णु शर्मा कहते हैं कि एक कथा थी कि एक गुरुकुल था, गुरुकुल में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे और चारों बड़े होशियार थे, और गुरुजी ने उन चारों को बहुत अच्छी विद्या पढ़ाई।
और उन्होंने गुरुजी से चिकित्सा विद्या की नॉलेज ली, आयुर्वेद की विद्या ली, और यहाँ तक कि प्राणी विज्ञान को सीखा। और कोई प्राणी यदि मृत है तो उसमें प्राण कैसे आ जाए, जीवित कैसे किया जाए, ये सब विद्या उन्होंने उनसे सीखी। उस विद्या को सीखने के बाद अब उनका कार्य पूर्ण हो गया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, हम घर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, शिक्षा तो पूर्ण हो गई है और तुम्हारा प्रैक्टिकल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, और हम अगले महीने तुम्हारा प्रैक्टिकल लेंगे। जैसे हम लोग भी प्रैक्टिकल देते हैं आपको, और बाद में प्रैक्टिकल आधे लोग करके भेजते हैं, आधे नहीं भेजते, आधे तो कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उनको बोल दिया कि अब प्रैक्टिकल करना है, लेकिन अब आगे होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन गुरुजी तो प्रैक्टिकल उसी समय लेने वाले हैं, उन्हें मना कर दिया कि तुम जाओ। अब चारों को भेज दिया, चले गए सबके सब। वन में होके रास्ता जा रहा था, जहां उनको अपने गांव जाना था, बीच में जंगल पड़ता था। उस जंगल में गुरुजी ने अपने उपक्रमों से, अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से किसी मरे हुए शेर का अस्थि पंजर अलग 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 सब वहां पर डलवा दिया शिकारी के माध्यम से। वो लोग गए, वो कहते अरे भाई भोलू देखो ये क्या है, अरे चिंतामणि ये क्या है, रामदास ये क्या है। उन्होंने देखो ये तो कोई जीव दिखता है। तो उन्होंने सब चीजों को इकट्ठा किया तो जुड़ गए तो एक आकृति बन गई। आकृति बन गई तो आसपास जो घास फूस था उससे उसका पूरा शरीर जैसा बनाया, मिट्टी लगाई, सब कुछ किया, और एक वो व्याघ्र की आकृति आ गई। तो उनमें जो एक चिंतामणि था वो कहता है कि देखो अपने को गुरुजी ने जो विद्या सिखाई है कि हम इसके अंदर प्राण डाल सकते हैं, तो हम ये क्यों ना उस विद्या का प्रयोग हम यहाँ पर कर ले, क्योंकि हमने सीखा है इसको, और आज इतना अच्छा मौका मिला है, देखिए हमने इसको सजीव कर लिया, और अब इसको प्राण दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने विद्या अर्जन कर ली। तो देखा ठीक है भाई। लेकिन उनमें जो एक रामदास था वो कहता देखो भाई मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, अगर कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कुछ सीखा नहीं है ना इसलिए। तो बोले अच्छा तुम्हें करना है तीनों को तो कर लो, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं उसके बाद कर लेना। रामदास पेड़ पे चढ़ गया, चिंतामणि ने और उनने मिलकर के उनके साथी लोगों ने विद्या के मंत्रों को बोला, और मंत्र बोलते ही उस शेर को जीवित कर दिया, और शेर जीवित हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? सबको खा गया। उन तीनों को खा गया, और चौथा जो पेड़ पे था वो बच गया। तो कहते हैं कि विद्या का मतलब विद्या के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना, कि आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो शिक्षा है, उसका प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। शास्त्र कहता है अशिष्याय न देयम। क्या कहता है शास्त्र? अशिष्याय न देयम, अपात्राय न देयम, अर्थात जो उस कार्य का, उस विद्या का अधिकारी नहीं है, उसको वो विद्या नहीं देना चाहिए। और इसीलिए पहले के गुरुकुलों में शिक्षा देने से पहले बहुत सारी परीक्षा होती थी, बहुत ज्यादा। उसके साथ ये होता था कि तुम ये करो, तो वो कई बार तो कुछ दिन करने के बाद भाग जाता था, कहता यार ये देखने वाले कुछ है नहीं। लेकिन जो लेने वाला होता था, जो पात्र होता था, वो वहां टिका रहता था और शिक्षा को लेके ही जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचम भाव आपकी विद्या, जो बुद्धि है, उसके बारे में बताता है कि आपकी बुद्धि को आपने समय पर प्रयोग किया कि नहीं। अगर आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो फिर आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो शिक्षा है, वो बेकार है। कौवे ने बुद्धि का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? जी सर। जल पीने के लिए जी जी बिल्कुल। छोटी क्लास में आया है ना, कि उसने कंकड़ डाले, जी, पानी ऊपर आ गया, पी लिया। हम्म तो एक कौवा बुद्धि का प्रयोग कर सकता है और तोता नहीं कर सकता, जबकि कौवे को खराब कहा गया है। तोते को लोग पालते हैं, कौवे को कोई नहीं पालता। लेकिन फिर भी ये बताया गया काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव। उदाहरण जब बात करते हैं तो तोते की बात नहीं करते हैं क्या? कोई कहता है कि शुक चेष्टा, कोई नहीं कहता। सब कहते काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी बगले जैसा ध्यान हो, कौवे जैसी चेष्टा हो, कुत्ते जैसी नींद हो।
इति विद्यार्थी लक्षण 5 लक्षण आए कि नहीं आए बताइए? जी है तो जी सर। कहने का तात्पर्य है कि हमारी चेष्टा कौए जैसी होना चाहिए और हमारा जो कार्य का जो तरीका है वहां पर हमें समय पर देख करके कि उस समय हमारे लिए क्या आवश्यक है उस समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए घरेलू उपाय बता सकते हैं। अब आपको शिक्षा में बहुत सी चीजें बता सकते हैं कि अगर मान लो आप लोग जानते भी है करते भी है, ऐसा नहीं है, आपकी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया क्या करोगे? आटे की लोई रसे की डाल सब्जी में दाल में सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? खटाई डाल आटे दो। की लोई डाल देते हैं सर, आटे की लोई बना के सबसे आटे अच्छा की लोई उपाय, डाल देंगे बिल्कुल गुरुजी। सबसे अच्छा उपाय, आप आटे की लोई डाल दोगे वो उस नमक को ऑब्जर्व कर लेगा, खींच लेगा, बिल्कुल सही उपाय। तो ये आपकी बुद्धि का प्रयोग, विद्या का प्रयोग। और अगर अरे यार नमक ज्यादा हो गया अब पानी डाल दो तो सब्जी का स्वाद और बिगड़ गया। गुरुजी गुजरात में तो नींबू और चीनी ऐड कर देते हैं हम लोग। हाँ, नींबू चीनी से भी करते हैं लेकिन कई बार उससे वो चीज उतनी परिपक्वता नहीं आ पाती क्योंकि वहां पर खट्टा मीठा ज्यादा खाते हैं गुजरात में, इसलिए भी नींबू चीनी। जैसे महाराष्ट्र में जाइए आप, दाल हो कड़ी हो सब में शक्कर का पुट देते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ में दाल वगैरह में शक्कर नहीं डलती। डलती है क्या? नहीं नहीं सर। डलती। हाँ, तो वो गुजरात का और महाराष्ट्र का चलन थोड़ा सा खट्टा मीठा है। तो चलिए ये सब बात हुई। अब हमारी बात शिक्षा पे आ रही है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आपको कुंडलियां संग्रह करनी है। तो वेद प्रकाश जी, शैलजा जी और वाचस्पति जी, रजनी जी और फिलहाल 5 लोग ही दिखते हैं। आप लोगों के पास कितनी कुंडलियां हैं जो जिनको आप जानते हैं? सर मेरे पास तो कम से कम 20-25 होगी। 20-25 ठीक 15 है। से 20 होंगी। और मेरे अगर पास आपके पास मुझे 20 कुंडलियां हैं, मैं तो बस 20 पे टिक जाता हूँ। 20 कुंडलियां हैं तो 20 जी कुंडलियों को नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक 11 मिनट 12 भी नंबर से नहीं जानती मैंने, है। आपने जैसे बताया। हाँ ठीक है, आपने नंबर दे दिया है। तो अब आपको ये करना है कि जो मैंने आज बताया था उस प्रस्तावना को लिखते हुए आपको शिक्षा के योग, जातक पारिजात से, फल दीपिका से, यानी दूसरे भाव में मिलेंगे आपको, चौथे भाव में मिलेंगे, 5वें भाव में मिलेंगे और 9वें भाव में मिलेंगे। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ रहे होंगे उसके 4 टू सेकेंड 4th 5th एंड 9th इनमें ज्यादातर आपको शिक्षा के योग मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको शिक्षा के योग बता भी दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद भी ढूंढ लें। कर पाएंगे ऐसा? जी सर कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ, तो अगर आप वो शिक्षा के योग ढूंढ लेंगे तो फिर आप उन कुंडलियों पर शिक्षा के योग भी अप्लाई करेंगे और शिक्षा के दूसरे सूत्र है उनको भी अप्लाई करेंगे। अग्नि तत्व की शिक्षा किधर जाएगी, पृथ्वी तत्व की शिक्षा किधर जाएगी, वायु की किधर जाएगी, जल की किधर जाएगी, इस पर भी निर्भर करेंगे। धर्मेंद्र जी और रुचि जी और कौन है, साहू जी, शिक्षा पर कौन करेगा आप में से? सर एक प्रश्न है, इसमें D9 भी तो देखेंगे क्योंकि अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल D1 D9 देखेंगे। हमने बोला था ना अभी D9 देखेंगे, 24 हम चतुर्विशाल देखेंगे, लेकिन आज D24 जी बिल्कुल देखेंगे। आज मैंने जो होमवर्क दे रहा हूँ अगली क्लास के लिए, क्योंकि अभी क्लास का टाइम तो आपका लगभग होने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगली क्लास तक आप क्या करोगे, तो आपको एक फाइल बनानी है, उसमें प्रस्तावना लिखनी है जो आज हमने पढ़ी उसको अपने शब्दों में अपने तरीके से प्रो के, और भी कहीं से आपके पास कुछ शब्द है तो उनको लिख करके पूरी एक प्रस्तावना लिखनी है। देखिए विशारद पोस्ट विशारद एक तरह से हमारा रिसर्च में चला जाता है। अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अप्लाई करके अपने आप को अपडेट करें, और हम आपको अपने बने बनाए दे देंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप खुद करेंगे, खुद चलेंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि गड्ढे में गिर जाएं। तो जब दूसरा आदमी गया वो गड्ढे में गिरा तो आपको क्या पता चला कि वो गड्ढे में गिरा था? वो तो बताएगा नहीं कि मैं गड्ढे में गिर गया था। वो कहेगा मैं ऐसे गया ऐसे गया और बस थोड़ी देर चल के वहां पर वो मिल गया था मेरे को, उसके यहाँ से बढ़िया ठंडी ठंडी कुल्फी खा के आ गया, बढ़िया गरम गरम चाय पी के आ गया, लेकिन वो बीच में गड्ढे में गिर भी गया था। तो इसलिए कहते हैं खुद जा करके देखो, खुद चल करके देखो। तो जब हम खुद 10-20 कुंडलियों पर नियमों के साथ चलेंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे और कुछ हम भी बताएंगे, तो हम एक साथ चलेंगे, लेकिन उदाहरण कुंडली संग में लगेगी तो आसान हो जाएगा। अब ऐसी कुछ कह रहे हैं? यस सर। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ और 9th हाउस को जैसे आज आपने सिखाया उस एंगल से देखें?
हाँ, हर कुंडली वो में। उन कुंडलियों में देखें, नहीं उन किताबों में देखें, फल दीपिका, जातक पारिजात, बृहद पाराशर, इनके अंदर भाव फल होता है और योग होते हैं। तो वहां से आप योग छांट लीजिए कि कौन कौन से योग लिखे शिक्षा के बारे में। हाँ सर, बस योग ही देखेंगे, बाकी तो हमें पता ही है, अब आपने सिखा ही रखा। अभी आपको लिखना है, अभी केवल आपको नंबर से लिखना है सिर्फ योगों को, 1 2 3 4 योगों को नंबर से लिखना है अपने पास। ठीक है कुंडली तो सर। अपन यहाँ लगाएंगे, कुंडली तो क्लास में लगाएंगे। सर है ना? गुरुजी, ऐसी स्थिति में क्या हमने जो वो धन योग, जल्दी योग, छत्र योग पढ़े थे वो भी ऐड ऑन करें कि भाई चतुर्थेश बली अवस्था में हो, तो वो भी हम इंक्लूड तो करेंगे ना फिर इसमें, कि नहीं करेंगे? नहीं, वो धन योग वगैरह आप जब है ना वृत्ति वाली कुंडली बनाएंगे, वृत्ति वाली फाइल बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। उसमें गुरुजी, उसमें जैसे आपने बोला कि ना पंचमेश बली अवस्था, तो ये भी एक योग हो गया ना कि यदि पंचमेश बली अवस्था में होगा, शुभ भाव में, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो क्या वो छत्र योग शिक्षा में ऐड होगा कि नहीं हम गिनेंगे? क्योंकि मैंने फल दीपिका में फल में एक बार पढ़ा था गुरुजी कि विद्या धन भी देता है ये योग। उसे हम जोड़ेंगे ना? तो हाँ, इस जोड़ेंगे। स्थिति में अगर पंचमेश पीड़ित हो गया तो शिवा? पामर, हाँ। कि पामर योग है तो एजुकेशन में तकलीफ होगी। हाँ, शिवा को भेजो, शायद सर आ गए। ठीक है गुरुजी। नहीं, आप रुचि जी आप सही कह रही है, हम उन्हें जोड़ेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि शिक्षा के संबंध में कौन कौन से युक्ति है? ठीक है अच्छा, तो बिठा लो। जो मोस्ट चिकित्सा के लिए कौन से हैं, शिक्षा के लिए, हाँ, और नहीं ये भी है उसमें, जैसे तकनीकी शिक्षा में जाएगा कि वो मेडिकल में जाएगा, ये भी है उसके अंदर, ये भी है। जी, मैंने किया था गुरुजी, मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि तत्व, हाँ। वायु तत्व में क्या प्रभाव? हाँ, तो वो ये कह रहा हूँ कि आप जो आप लोग नोट कर सकते हो करो, बाकी के मैं बताऊंगा आपको, अगली क्लास में बताऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ इस हफ्ते आप नोट कर लो, और किसी पे वृद्धेवन जातक होगी, जातक शारदीप होगी, बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है आपके पास। ये जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक में बोल रहा हूँ, जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक है उनके अंदर से आपको कहाँ से क्या मिल सकता है शिक्षा के संबंध में, दूसरे, चौथे, पांचवें, नवे भाव में जो योग आपको मिल रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। जी सर, कर लेंगे। और फाइल बनानी है, तो ये चौथे भाव की मतलब शिक्षा की एक फाइल बनेगी। उसके बाद अगली क्लास में योगों की बात करने के साथ साथ आपको संतान के ऊपर दूसरी फाइल बनेगी, उसकी प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। ऐसे हर एक की प्रस्तावना के साथ साथ हर एक के योग, हर एक के अंदर अप्लाई करने का तरीका, और लगभग अब जो हमारी 20 कुंडलियां हैं उनको वहां पर अप्लाई करके, तो ये एक तुष्टिकरण हो जाएगा हमारे को कि ये चीज ऐसे घट सकती है। और आपके साथ जो रुचि जी हैं, भारद्वाज जी हैं, साहू मैडम हैं, ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जिस सब्जेक्ट पे आपके साथ काम करेगा बताएगा, ये अपन लोग इसको इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रुचि जी आप शिक्षा में करेंगी? जैसे आप गुरुजी बोले, संतान, शिक्षा, कोई भी टॉपिक। शिक्षा वाले में इनको सहयोग करिएगा अगली क्लास में। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। हम धर्मेश जी आपका किस पर रहेगा? गुरुजी व्यवसाय, व्यवसाय 10वें भाव पे आप सहयोग करेंगे, और जो मैरिज वाला है उस पे साहू मैडम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ प्राप्त करते हैं, और अगली क्लास कल होगी। जी बताइए सर। वो मतलब टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन वो जो एक आपने 2 कुंडलियां दी थी जिसको पूरा पीडीएफ में दिया था सर, उसका पता नहीं चला सही किया था या गलत किया था, कहीं पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे। वो नहीं, मैंने उसके लिए 2-3 बार वो क्लास में मैंने कोशिश की थी, लेकिन शायद आपकी उसमें उपस्थिति नहीं थी, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। तो एक बार मैं इस प्रकार की क्लास करूंगा और सबको बुला लूंगा जिन्होंने कुंडली में लिखा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तो आप अवेलेबल है, लेकिन मैं फरवरी फर्स्ट वीक में करूंगा उसे, अभी शादियां भी है। अच्छा, कल हम क्लास करेंगे, कल तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। हाँ, 30 तारीख 31 तारीख में शादियां हैं। अगर आप लोगों को लगे कि हमको आज मैरिज में जाना है और हम क्लास 7:30 होती है, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि सर आज क्लास न करें, तो उस दिन पोस्टपोन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा भी होता है कि इस समय मैरिज वगैरह पे भी जाना पड़ता है लोगों को, तो आप लोगों की सुविधा को भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए सर्वे भवन्तु करते हैं। ठीक है सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु